नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें हम लोग एक टॉपिक चला रखा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में बस थोड़ा सा माइनर सा फर्क चलता है। उस टाइम कुछ चीज़ें अलग थी, वो चीज़ें आगे जाके थोड़ा अलग हुई। जैसे आज का कलयुग है, तो वैसे ही वो चीजें धीरे धीरे कलयुग की तरफ चलने लगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात स्रोत की करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्रोत है, एक तो एशिया माइनर का अभिलेख था, ठीक है, या फिर बोगोइस का अभिलेख कहते हैं उसको, उससे मिले थे। उसके अलावा बात करते हैं तो कस्सी का अभिलेख, ईरान का एक अभिलेख था कस्सी का अभिलेख, उससे मिला था। उसके अलावा बात करते हैं तो एक और मिला था, ये यूपी के एटा जिले से अंजीदा, यूपी के एटा जिले के अंजीरंजी खेड़ा से एक कुल्हाड़ी मिली, लोहे का हल मिला, जो लगभग 1000 बीसी पुराना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसके अंदर ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो बात ये हो गई कि उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल की सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल की होती है। ठीक है, मैंने आपको वेद पिछले वीडियो में बताई थी। इसके अलावा बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, वेदों को सरल ढंग से पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 ग्रंथ, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं अरण्यक में भी इनकी जानकारी मिलती है, और उपनिषदों या फिर वेदांतों में भी इसकी जानकारी मिलती है। अर्थात क्या होगा कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, और बाकी क्या हुआ कि सामवेद, बाकी जो वैदिक साहित्य के जो बाकी जो भी बच्चे हैं उन सभी में उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के में समाज मात्र स्थापन था, उत्तर वैदिक काल में भी पितृ स्थापन था। उत्तर वैदिक काल में भी पितृ स्थापन है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो गई। जैसे उस टाइम क्या माता को भी कुछ अधिकार थे, इस टाइम वो अधिकार लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित है। तो यहाँ आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होगी। जैसे लोहार का बेटा लोहार बनेगा, कुम्हार का बेटा जो घड़े बनाने वाला है कुम्हार, उसका बेटा वो बनेगा। तो जो वंशानुगत हो गई, तो जाहिर सी बात है राजा का पद भी होगा, तो राजा का पद भी वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में भी वंशानुगत था, लेकिन उसमें क्या जनता का अनुमोदन आवश्यक था, इस समय जनता का अनुमोदन कोई आवश्यक नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, मैंने आपको बताया था उस टाइम का स्वैच्छिक था, यहाँ से आते कर स्थायी हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि समाज पितृ स्थापन था, यहाँ भी पितृ समापन हो गया। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि गोत्र सिर्फ गायों के लिए यूज होता था, जो गायों से इस टाइम आता है। गोत्र एक प्रथा हो गई जिसके अंदर इंसान को उसके गोत्र से पहचाना जाने लगा। जैसे मैं प्रजापत हूँ, जाट है वो वगैरह, उसकी जात। ठीक है, सभा और समिति, मैंने आपको बहुत 2 बड़ी संस्थाएं बताई थी, सभा और समिति, उनका प्रचलन लगभग यहाँ पे लगभग यही 2 चलती थी। बाकी 4 बताई थी मैंने, सभा, समिति, विदत और गण। विदत और गण तो समाप्त हो चुकी, इनका प्रभाव भी थोड़ा बहुत बचा था। इसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रीय राजाओं, मतलब पहले एक राजा ही था, क्योंकि पूरा 5 कबीलों में बंटा हुआ था, उस कबीले ही थे। इसके अलावा बात करते हैं इस टाइम आते आते ये धीरे धीरे विस्तार करने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी इनकी, जनसंख्या बढ़ने से इनके लिए अलग अलग राजाएं बनने लगी। ठीक है, उत्तर में अलग राजा था, इस टाइम अलग राजा था, पश्चिम में अलग था। तो उसे उत्तर में जाते थे उस राजा को विराट कहते थे, पूर्व में जाते थे उसको सौराट कहते थे, दक्षिण में जाते थे उसको भोज कहते थे, और वो पश्चिम में जाते थे उसको सम्राट कहते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अब राजनीति इकाई की बात कर लेते। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि इनकी सबसे परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, मतलब राजनीतिक सबसे छोटी इकाई परिवार थी। तो यहाँ पे भी परिवार और कुल एक चीज है, यहाँ पे भी परिवार ये सबसे छोटी इकाई, लेकिन सबसे बड़ी इकाई जनपद हो गई। ठीक है, तो कुल से यानी कुल या परिवार से मिलकर बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, विश्व से बना जन, जन से जनपद, जन से जनपद, जनपद से राष्ट्र। जैसे हमारे भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की, तो इसमें 16 जनपद थे। ठीक है, वही सारे जनपदों में मिला के राष्ट्र बनता था। ठीक है, अब कुल का जो अध्यक्ष जो सीनियर होता था उसको कुलपति कहते थे, ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीण कहते थे, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, और जन का मुखिया जनपति राजा, जनपद का मुखिया राजा होता था, और राष्ट्र का 1 और 8 मतलब सारे जनपदों को मिक्स करने वाला। ठीक है, ठीक है। इस टाइम मैंने आपको उस टाइम बताया था कि उस टाइम लोहे का उपयोग नहीं होता था, इस टाइम आते आते लोहे का उपयोग होने लगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो इस टाइम कुछ प्रकार के ऋण होते थे, जैसे पिता ने पुत्र को बड़ा किया, गुरुओं ने
ही शिक्षा दी और देवताओं के आशीर्वाद से वो पैदा बढ़ा, तो उसके ऋण होते थे। तो इसलिए 3 प्रकार के ऋणों का होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसके अलावा बात करते हैं तो इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय राजाओं को उल्लेख मिलने लगा। तो जब एक राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ प्रयत्न करेगा, उसके लिए उसको युद्ध करना पड़ेगा, ठीक। अब युद्ध के लिए वो क्या है, यज्ञ पे डिपेंड होने लगा। जैसे कि वो उन राजाओं का मानना था कि हम यज्ञ कर लेंगे तो उससे हमारी जीत आसानी से हो जाएगी। तो युद्ध के विजय के लिए यज्ञ करवाने लगे और 5 प्रकार की यज्ञों को लेकर, हमारे वो काम की नहीं, बस हमें इतना ही पता, पूछेंगे ज्यादा उससे ज्यादा यज्ञ कितने प्रकार के, 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि गोत्र प्रथा की शुरुआत होगी, तो उसी प्रकार जब गोत्र प्रथा की स्टार्ट होगी तो गोत्रीय विवाह भी स्टार्ट होगा। मतलब एक गोत्र के लोग अपने आप में शादी करते थे, जैसे राजपूत हो गए तो राजपूत में शादी करते हैं, ब्राह्मण हो गए वो ब्राह्मण में शादी करते, लेकिन उनके भी बीच में गोत्र होते हैं, ठीक है। ये हो गया गोत्र प्रथा। तो गोत्रीय विवाह प्रथा शुरू तथा अथवा 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख होता है, जो मतलब इनके जो देखें जो साहित्य मिले थे उनसे भी जानकारी मिलती है कि इस टाइम 8 प्रकार के विवाह चलते थे, ठीक है। इसके में आज के टाइम हम लव मैरिज कहते हैं, उस टाइम इसको गंधर्व विवाह कहते थे, ठीक है, ठीक है। बाल विवाह प्रथा स्टार्ट हो गई। इसके लिए उनके कुछ साइकोलॉजी इफेक्ट थे। इनका मानना था कि जो महिलाओं को पहला मासिक चक्र आता है, फर्स्ट मासिक चक्र आता है, को उनके पति के घर पे ही आना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये बाल विवाह कर देते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि अर्थव्यवस्था पशुपालन पे आधारित थी, तो यहाँ पे आते आते अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित होने लगी। और जो उत्तरवैदिक काल के साहित्य थे उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है, चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है, जरूर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब मैं बताता हूँ आपको। ब्रह्मचार्य का क्या मतलब है, जब तक बच्चे की शादीशुदी ना हो, 1 से लेकर 25 तक की उम्र होती है जिसमें वो शादी कर सकते, मतलब उसकी करनी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो 1 से 25 तक होता है ब्रह्मचारी। फिर होता है गृहस्थ यानी वो घरेलू जीवन को संभाले, तो 25 से 50 उसका है उसका गृहस्थ। फिर उसका होता है वानप्रस्थ, मतलब वो वनों में थोड़ा वनवास करे, तो वो होता है 50 से 75। इसके बाद 10 संन्यास, वो संन्यास से 75 से 100, भाई 100 कोई जीता है या नहीं जीता, लेकिन जो उनके लास्ट जो चरण होता है वो होता है संन्यास, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो उस टाइम एक उपनयन संस्कार होता था। भाई पुराने प्राचीन समय में कहते थे कि इंसान का जन्म 2 बार होता है, कि एक तो वो जन्म लेता है तब, और एक इसकी ये जो पूजा होती है उपनयन संस्कार की, तो ये सिर्फ अधिकार क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्यों को था, शूद्रों को ये अधिकार नहीं था। मतलब मानव की प्रवृत्ति खराब हो चुकी थी, ठीक है, भेदभाव करने, छुआछूत वगैरह करने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इस टाइम नहरों का उल्लेख मिलने लगा था। मतलब अपने जो फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में मिला था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो राजा की, जैसे जनपद का मुख्य होता राजा, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्णवंश का जन्म आधारित होगी, तो जो सीनियर था वही राजा था और वो वंशानुगत हो गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कार्य। पहले राजा का कार्य था कि अपनी जो जनसंख्या उसकी रक्षा करना और इसके अलावा गायों की रक्षा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तभी उसको गोपति कहते थे, लेकिन यहाँ पे आते थे उसका कार्य साम्राज्य विस्तार करना हो गया। जब पहले गोपति कहते थे तो अब उसको भूपति कहने लगे, कि जो भूमि का स्वामी होने लगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते पहले सभा और समिति का राजा पे बहुत असर होता था, यहाँ आते आते असर लगभग न के बराबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राजा की एक सहायक, मतलब सहायक संस्था कह सकते हैं, अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसे रत्नी कहा जाता है। ये 12 अधिकारियों का समूह होता था, मतलब एक नई संस्था का निर्माण हुआ जिसे रत्नी कहते थे, जिसमें 12 अधिकारी होते थे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे आते आते महिलाओं की स्थिति लगभग खराब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया बाल विवाह हो गया, ठीक है। यहाँ आते आते महिला को यज्ञ, समिति, विद्युत तो लगभग खत्म हो ही चुकी थी, वही थोड़ा बहुत यज्ञ, समिति और विद्युत में, जैसे मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि उसमें महिलाओं को बैठने का अधिकार था। यहाँ आते आते समिति, विद्युत और यज्ञ में बैठने महिला को अधिकार नहीं रहा। यहाँ के प्रमुख देवता थे प्रजापति, और यहाँ पे भी सुनिश्चित प्रथा थी, मतलब यहाँ पे परिवार सेपरेट तो रहते थे लेकिन बहुत लंबा परिवार नहीं रहता, बस एक दो पीढ़ी, ठीक है। और तैत्तिरीय एक उपनिषद होता है तैत्तिरीय, जिसमें कहा जाता है कि अन्न ही ब्रह्म है। इससे यह पता चलता है कि इनके आधार अर्थव्यवस्था कैसे आधारित थी, ठीक है।
इसके अलावा बात करते हैं तो आर्यों का एक कथन होता है, जय दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार, ये कथन सबसे पहले आर्यों को ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने आपको दो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया, दो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया था। तो ब्राह्मण ग्रंथ एक तो है तैत्तिरीय और एक शतपथ। शतपथ एक तो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो महिला होती है वो ही पुरुष का रूप होती है, मतलब महिला को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे पुरुष है अपना आधा पार्ट स्वीकार करता है उसको, तो मेरी आधी हो, ठीक है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महिला को अर्धांगिनी कहा जाता है। इसके ही विपरीत बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है, महिलाओं का सभी दुखों का कारण बताया गया है, ठीक है। यहाँ आते आते जैसे जुआ शराब की था ये बुरी लत थी, उसी प्रकार महिला को भी एक बुरी संगत में ही डाल दिया गया, ठीक है। मतलब कुल मिलाई बात है कि यहाँ आते आते महिलाओं की स्थिति खराब होने, लेकिन आज जितनी है ना उतनी नहीं थी, कुछ हद तक खराब होने लगी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस टाइम आते आते ये लोग इस तरफ दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि इनका विस्तार होने लगा, ठीक है।